गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग ने देखी थी क्वेश्चन नंबर हमारा 12 चल रहा था और हमने पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग ने डिस्कस कल कर चुके थे। आज उसके आगे से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 6 से। तो आपने कल यहां तक लिख रखे होंगे इसको। ओके, यहां तक कल हमने डिस्कस किए थे बेटा। अब मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर 6 पे। क्या कह रहे हैं हमसे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स बासु एंड कंपनी ₹2,800। हमने बासु एंड कंपनी को गुड्स बेचे। तो देखो यहाँ पे साफ साफ उसने कह दिया किस में बेचे, क्रेडिट में बेचे 2,800 रुपए में। तो ये एंटिटी है, हमने गुड्स बेचे तो सेल हुआ, उसके पास से अभी कुछ आया नहीं है। राइट टू रिसीव हुआ, हमने यहाँ पे सेल किए बेटा, और यहाँ पे राइट टू रिसीव हुआ, राइट टू रिसीव। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कौन से दो लोग, कौन सी दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे? एक तो सेल्स बेटा, और यहां पे मेसर्स बासु एंड कंपनी, ये दूसरी। ठीक है, कैश आया नहीं, कैश आता तो फिर कैश अकाउंट अफेक्ट करता था, कैश आया नहीं है हमारा। तो सेल्स इज इनकम, इनकम ड्यूज बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो हम सेल्स को तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन मेसर्स बासु एंड कंपनी इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। तो हमने उसको यहाँ पे गुड्स दिए तो वो रिसीवर ऑफ गुड्स हो गया बेटा। तो इसलिए मेसर्स बासु एंड कंपनी डेबिट होंगी और सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो इस तरीके से आपको सोचते जाना है बेटा। अब आप यहां पे लिखेंगे 6 पॉइंट, मेसर्स बासु एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 2,800 टू Basu is a person, Basu and company is an artificial person, which is deal by personal account, personal account से debit the receiver, credit the giver. Here Basu is the receiver of goods. Okay. Two, हमारा sales is income, income deals by nominal account, nominal account से all income should be credited. तो सारी इनकम को क्या करना है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट, तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो अभी क्या होता था बेटा, अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस आपको करो एरो बता बता के समझ, अभी भी मैं क्वेश्चन पढ़ता तो कर देता हूँ एरो, लेकिन हर वक्त अब आप आगे बढ़ते जा रहे, तो हर वक्त एरो नहीं, अब आपको अपने दिमाग में सोचते जाना है उसको और उसको एंट्रीज लिखते जाना रहेगा। ठीक है, शुरुआत का वक्त है तो आप ऐसे एरो बना के भी देखते जाओ तो आपको आसानी होती है उससे, लेकिन हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन की एरो बना बना के आपको समझाए। अब आपको खुद को अपने दिमाग में भी सोचना पड़ेगा उसको। ओके, चलिए लिखिए अब वहां पे बीइंग goods sold on credit to Basu and company, to Basu and company. ओके, उधारी में बेची इसलिए उसका नाम आया बेटा। ओके, अब आप 5th पॉइंट के बाद देखो, अब साथ साथ में आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब आप 5th पॉइंट पे देखिए, 5th हो गया, सॉरी 6th हो गया, 7th पॉइंट पे हम आते बेटा। क्या कह रहा है हमसे वो? पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी ₹250। तो स्टेशनरी जो है बेटा वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिट, तो वो उसको हम डेबिट करेंगे। पेड, आपने पैसे दिए। कैश, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से कैश गई तो उसको क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। तो हमारे पास स्टेशनरी आई और कैश गई, तो स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। अब देखो थोड़ा सोचना, ऑफिस के लिए स्टेशनरी वो हमारा गुड्स नहीं है। अगर स्टेशनरी की कोई दुकान वाला है तो उसके लिए वो गुड्स हो जाता है, तो फिर वो परचेज अकाउंट को डेबिट करता है। ठीक है, मगर हम कौन से अकाउंट को डेबिट करें? स्टेशनरी, हमारा वेब, हमको बिजनेस नहीं करते स्टेशनरी में, ऑफिस में स्टेशनरी लगती तो उसके लिए वो लेकर आए। ओके, सो एंट्री विल बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक एक चीज यहां पे मैं आपको बताऊं, देखो एक सेकेंड यहां पे डिस्कस कर लेता हूं मैं। स्टेशनरी हमारे पास आई और कैश हमारे पास से गई, तो स्टेशनरी एक्सपेंस से बेनिफिट मिला और ये हमारे पास से बेनिफिट मिला, तो एक्सपेंस और हमारे पास से कैश गई। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे वहां पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है? 250।
250 to cash account, cash account 250. Okay. Being stationery purchased on cash, being stationery purchased on cash. ठीक है, आपने स्टेशनरी का, अच्छा परचेज अकाउंट क्यों नहीं डेबिट किया बेटा हमने वहां पे, परचेज अकाउंट इसलिए नहीं डेबिट करे, स्टेशनरी का हमारा बिजनेस नहीं, गुड्स जब खरीदते बेचते, खरीदते जब परचेज होता है, गुड्स जब बेचते तो सेल्स होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 8 पे, क्या कह रहा है हमसे 8 वाला बेटा, वो कहता है हमसे यहाँ पे पेड रेंट फॉर अप्रैल रुपीस, कितना पे करे आपने बेटा 200, रेंट पे करे 200 रुपए। तो रेंट जब आपने पे करे तो रेंट क्या है बेटा एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट। तो हमको यहाँ पे कोई बेनिफिट मिला, वो घर यूज करना, ये जो भी ऑफिस की जगह यूज करना, तो हमने रेंट, वो बेनिफिट मिला था हमको रेंट, उसके बदले में रेंट, एक्सपेंस वो रेंट देना है। ठीक है, उसके बदले में आपने बेनिफिट के बदले में कैश दिए, तो रेंट का बेनिफिट मिला और कैश दिए, तो रेंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस विल बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, सो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब लिखो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रेंट है बेटा 200, तो रेंट अकाउंट डेबिट 200। नाउ कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारे पास से गई, सो टू कैश अकाउंट 200। ठीक है, गो हमारे पास से गई, अब आपने रेंट के बदले में पैसा दिए। बीइंग रेंट पेड इन कैश, बीइंग रेंट पेड इन कैश। ओके, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, बीइंग रेंट पेड इन कैश। 8 के बाद आता है बेटा अब हमारा 9th। ठीक है, तब आप ऊपर जो हेडिंग लिखी डेट पर्टिकुलर बार बार नहीं देना बेटा, से वो मैंने अपने रेफरेंस के लिए, आप बस कंटिन्यूशन में लिखते जाना, पेज खत्म हो नेक्स्ट पेज में फिर अपन ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है, 9th क्या कह रहा है 9th हमसे, इंस्टॉल नियॉन साइन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1000। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना बेटा। ठीक है, पहले अब आपने इंस्टॉल करे तो अपन यही मानेंगे कि उसका पैसा तो दे दिया। अब अच्छे से समझना मैं क्या कह रहा हूं बेटा, यहाँ पे ये एंटिटी है बेटा, उसके पास ये आया, अब सुनो मेरी बात, मैंने 1000, कोई पार्टी होंगी यहाँ पे, उसको कैश दे दिया बेटा, उसको कैश दे दिया 1000 रुपए, इंस्टॉल करे, कुछ बोला नहीं, उसे इंस्टॉल करे तो यही मानेंगे कि पेमेंट कर दिया। ठीक है, पार्टी का नाम वाम देता तो मैं क्रेडिट मानता था, कैश पे कर दिए। ठीक है, 1000 रुपए। ठीक है, अब आया क्या हो, ठीक है, अब इसको पहले समझो, इसका नेचर समझो क्या चीज है बेटा। आपने देखो कभी कोई हॉस्पिटल के सामने देखो जनरली तो ऐसे बोर्ड लगे रहते जिसमें लाइट वाले रहते, उसको क्या कहते हैं, नियॉन साइन, वो रहता है। ये लाइट वाले रहते हैं जिसमें से लाइट रहता है, या आप कोई कैसे होटल्स में जाओगे तो उसमें बार होटल का नाम रहता था, बोर्ड लगा रहता है और अंदर से लाइट्स रहती है। डॉक्टर्स के भी सामने थे, डॉक्टर्स ABC जो भी नाम हो तो वो रहता है अंदर, उसको कहते हैं, वो साइन रहता है, ये उनने इंस्टॉल करे। अब एक और चीज होता है बेटा, कई बार ना हम एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए भी इसको कहीं इंस्टॉल कराते हैं, कोई पर्टिकुलर स्क्वायर पे हमने इंस्टॉल करा दिया इसको, तो पब्लिक वहां से जो जाती है उसको देखती है, तो एडवर्टीजमेंट होता है। कभी होता है कि हमने हमारे ऑफिस के सामने बोर्ड ही लगाया, परमानेंट लगाया, उसको बोर्ड ही लगा हुआ है, तो ये जो आपने इंस्टॉल कराया बेटा, ये एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए भी हो सकता है। किसके लिए हो सकता है, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए भी करे। और इंस्टॉल आपने कहीं हो सकता है कि कोई स्क्वायर पे, पर्टिकुलर स्क्वायर पे जो फेमस स्क्वायर है वहां पे इंस्टॉल करा है बेटा, तो सॉरी ऑफिस के सामने करा आपने तो परमानेंट हो गया ना, तो ये फर्नीचर बोल सकते हैं आप इसको। फिर आपने इंस्टॉल कराए, डॉक्टर का ऑफिस क्लिनिक है उसके सामने लगा हुआ है, उसका बेनिफिट 5-6 साल तक रहेगा, तो फिर बेटा आप उसको फर्नीचर भी बोल सकते हैं। लेकिन आपने एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए कहीं और लगवाए हो तो 1 महीने 2 महीने के लिए फिर हटा दिए वहां से वो। कई बार आप मॉल में जाते हो ना, कोई आप मूवी, अभी तो जा नहीं रहे होंगे कोविड की वजह से, नहीं तो आप कहीं पे जाओ मूवी देखने, कोई मल्टीप्लेक्स में जाओ तो आप वहां पे देखते हो कि वहां पे एडवर्टीजमेंट चलते रहता है ना, तो वो भी पर्पस हो सकता है। तो क्यों इंस्टॉल करें, यहाँ पे बताया नहीं। ठीक है, तो हमारे ऊपर हम ऐसा ही मानते हैं कि भैया ऑफिस के सामने इन लोगों ने लगाया, तो इंस्टॉल नियॉन साइन, वो साइन रहता है, लाइट लगी रहती है इसके अंदर, तो ये हमने इसको हम मानेंगे कि फर्नीचर हम कंसिडर कर रहे हैं।
लेकिन अगर कोई इसको ये कहे कि नहीं सर इसको इंस्टॉल आपने कोई मॉल में करे हो या कहीं पे करे या एडवर्टीज, तो कोई इसको अज्यूम करे एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन फर्क आ जाएगा एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो उसको डेबिट कर देंगे। बट एज फर्नीचर इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको भी डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन किस अकाउंट को डेबिट करने के लिए बोले, फर्नीचर। लेकिन इसको एडवर्टीजमेंट भी अगर कोई बोले, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई बोलता है तो फिर एडवर्टीजमेंट आएगा। अगर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है तो दैट विल बी कंसिडर एट व्हाट बेटा, तो फिर कैपिटल तो फिर फर्नीचर में आएगा। बोथ आर करेक्ट। तो ना एक और चीज मैं आपसे कहूंगा बच्चों, ये थोड़ी ना अप्रोच अपनी चेंज करना। 99.99% जो अपन कह रहे वही बाकी भी कहेंगे, बुक्स भी वही कहेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार होता है कि बुक्स ने जो कहा वो भी सही है और जो अपन कह रहे वो भी सही है। जब एम्बिग्यूटी, जब ऐसा दो पॉसिबिलिटी रहती है तो हमने एक अजम्पशन लिए, कोई और अजम्पशन ले सकता है, तो इट मे हैपन। मैं बोलता हूँ इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हो सकता है कोई बोले नहीं सर एडवर्टीजमेंट के लिए लगाए होंगे कोई कहीं पे, 1-2 महीने में निकाल भी लेंगे तो बेनिफिट शॉर्ट टर्म का है, तो दैट विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दैट केस विल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। तो बोथ आर करेक्ट। ऐसा नहीं कि ये सही तू सही है, मैं सही तुम गलत, ऐसा नहीं है, बोथ आर करेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन, ठीक है। तो हम इसको ऐसा ही मानते हैं कि लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे ऑफिस के लिए हमने उसको कहीं लगाए तो वी विल कंसीडर एज एसेट ओनली, ओके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब आप जाइए, ये 9th हुआ, 9 नहीं 8th हुआ, अच्छा 9th में लिखूंगा मैं, ठीक है। अब आप में लिखो वहां पे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखो, फर्नीचर एंड फिक्सचर। जो छोटे छोटे रहते हैं ना आइटम इलेक्ट्रॉनिक के सकते तो फिक्सचर्स कहते हैं। फर्नीचर फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है बेटा, 1000 टू कैश गई टू कैश अकाउंट 1000, ठीक है। बीइंग neon sign installed and cash paid for it, cash paid for it, कैश पेड फॉर, ओके। ये एक चीज है बेटा हमारी, ठीक है। अगर इसको कोई, मेरी बात सुना, अगर कोई इसको एडवर्टीजमेंट के रूप में दिखता है कि कहीं मॉल में या कहीं इंस्टॉल करेंगे सर 1-2 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर वो एसेट नहीं बोलते, फिर उसको एक्सपेंस बोल के अपन एडवर्टीजमेंट अकाउंट पर डेबिट करते, ओके। बोथ आर करेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे 10, क्या कह रहा है बेटा आपसे वो 10th कहता है कि रिसीव कैश फ्रॉम मिसेस मोहनलाल एंड कंपनी ₹1470, अलाउ देम डिस्काउंट ₹30। अब अच्छे से समझना, ये है एंटिटी। भाई मोहनलाल ने हमको क्या किया, उसने हमको कैश दिया, तो ये रहे हमारे मोहनलाल जी, उन्होंने हमको कैश दिए बेटा 1470 का मोहनलाल जी ने कैश दिए। मैं डिस्काउंट पे आता हूं, कैश दिए तो कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारे पास आई तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा, इसको मैं डेबिट कर दूंगा। मोहनलाल इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हियर मोहनलाल एंड कंपनी इज द गिवर, तो इसने दी हमको तो इसको अपन क्रेडिट कर देंगे। ये एक चीज होगा। मैं डिस्काउंट पे आता हूं, क्या हुआ बेटा, मोहनलाल जी ने हमको एक हमको बेनिफिट दिए, ठीक है, पैसा तो दिए ही दिए बेटा, एक बेनिफिट दी, मतलब क्या बेनिफिट दिए, उन्होंने हमको जल्दी पेमेंट कर दी, तो वो एक और चीज के गिवर है बेनिफिट के। कौन सा बेनिफिट, समय से पहले उन्होंने हमको पैसा दे दिए, जल्दी पैसा दिए, तो हमने उनको कोई कंसेशन दिए बेटा, तो वो कंसेशन दे दिया, हमको पैसा कम मिला, तो एक्सपेंस बेटा हमने उतना कम लिए उनसे, तो ये एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो ये जो आपका एक्सपेंस हो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं, तो ये भी क्या होगा बेटा, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि इसको डेबिट करो बेटा। तो आप बोलेंगे सर मोहनलाल जी को क्रेडिट, इसको आपने 1470 से डेबिट करे और इसको 30 रुपए दे, और मोहनलाल जी को 1500 रुपए से। आप बोलेंगे क्यों, क्या कह दिया, मैंने कहा उन्होंने कैश दिए मेरे को 1470 का और 30 रुपए का बेनिफिट दिए जल्दी पे करके, बेनिफिट उन्होंने मेरे को दी बेटा, तो हमने उनको कम पेमेंट ली उससे,
ठीक है। अब बेनिफिट दी उन्होंने समय से पहले, 30 रुपए कम नहीं, ऐसा नहीं कहना, ज्यादा प्रॉपर ऐसा है, उन्होंने मेरे को टाइम से पहले पेमेंट दी, तो दैट इज वो बेनिफिट दिए, पैसा तो दिए, टाइम से पहले दिए, तो वो एक बेनिफिट दिए, उसके लिए हमने उनको 30 रुपए का कंसेशन, ठीक है। तो हमारे एक्सपेंस हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट। उन्होंने बेनिफिट क्या दिए, समय से पहले पैसे दे दिए। कहते आप बोलते 1 महीने में पैसा देंगे, वो 10 दिन में आ गया पैसा लेके, बोले आप पैसा ले, 10 दिन में पैसा दे रहा है बेटा, तो उसने हमको ड्यू डेट से पहले दे दिया, समय से पहले, तो हम उसको कुछ कंसेशन फिर देते, कम पैसा लेते उससे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री पास हुई, इसको कंपाउंड एंट्री बोलते, जब एक अकाउंट से ज्यादा डेबिट हो या एक अकाउंट से ज्यादा क्रेडिट हो। तो आपने तो बोले थे सर ड्यूअल कंसेप्ट है, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, हाँ नंबर ऑफ अकाउंट में भी मोर देन वन, लेकिन अमाउंट ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड शुड मैच विद द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो सी हियर कैश अकाउंट डेबिट 1470, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 30, with giver Mohanlal, Mrs. Mohanlal and company 1500, okay, being cash received from Mohanlal and company, Mohanlal and company, and discount allowed to him, to them. ओके, तो ये लिखे बेटा आपने, तो ये हो हमारा 10th पॉइंट, ठीक है। अब आते अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, 11th नंबर का जो पॉइंट है, ओके। क्या कह रहा है आपसे 11th नंबर का पॉइंट, आपसे क्या कह रहा है, वो कहता है कि सर इश्यूड चेक फॉर ₹5,500 इन फुल सेटलमेंट। पता है आपको फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, ओके, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि सर हिसाब किताब हो गया, आप किससे, नथिंग, देखो मैं ब्रैकेट में, नथिंग मोर इज ड्यू देम, मतलब हमको उससे और कुछ लेना नहीं, ड्यू देम, अच्छा कब हमको उसको कुछ देना है, टू मिसेस राव एंड मूर्ति। अब समझो इसको लिंक कैसे करेंगे, अब इसको अच्छे से समझता बेटा। क्या पहले कहीं राव एंड मूर्ति से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, जरा ढूंढो। तो मैं जब ढूंढने लगा तो मैंने फाइंड आउट किया कि 3 तारीख को राव एंड मूर्ति से ट्रांजेक्शन हुआ था। हमने राव एंड मूर्ति से परचेज करे थे बेटा गुड्स 5,600 रुपए के। अब मैंने यहाँ पे राव एंड मूर्ति को चेक दिया 5,500 का, तो खरीदी करा था 5,600 की, पेमेंट करा उसको मैंने 5,500 रुपए। तो मैंने खरीदा था बेटा 5,600 और दे रहा हूं बेटा मैं 5,500, तो क्या 100 रुपए बचा है, क्या वो मैं बाद में देने वाला हूं? तो क्वेश्चन मुझसे कहता है कि नहीं, ये फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब अब हमको कुछ लेना, सर उनको देना नहीं है, खत्म हो गया। तो 100 रुपए का क्या लिए थे, 5,600 की चीज दे रहे 5,500, तो 100 रुपए का गया। तो इस केस में 100 रुपए को हम कहते हैं कि हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। क्यों रिसीव्ड हुआ बेटा? मैं एक एंटिटी हूं, मैंने आपको सपोज पेमेंट करा, तो 100 रुपए का डिस्काउंट बेटा अभी क्या हो गया, यहाँ पे मैंने आपको जल्दी पे करके बेनिफिट दिया, मैंने अभी आपको पे किया जल्दी तो आपको बेनिफिट दिया, मैं एंटिटी हूं, मैंने आपको जल्दी पे किया तो आपको बेनिफिट दिया बेटा, ठीक है। अब आपको मैंने बेनिफिट दिया बेटा, तो उसके बदले में आपने मेरे को कंसेशन दिए, उसके बदले में क्या दिए बेटा, आपने मेरे को कंसेशन दिए बेटा। अब आपने मेरे को कंसेशन दिए तो मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट क्या हुआ बेटा, रिसीव्ड हुआ 100 रुपए का। कैसे तय किया 100 रुपए, 5,600 देना था, 5,500 दिया और वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट, लेन देन खत्म। तो 100 रुपए जो वो डिस्काउंट मेरे को मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो यहां पे हमने किसको दिए, राव एंड कंपनी। सो राव एंड मूर्ति, राव एंड मूर्ति इज एक पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो उसको हम डेबिट करेंगे। हमने क्या दिए, बाय चेक, चेक से दिए मतलब बैंक से पैसा गया बेटा। सो बैंक इज ए पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ने दिया राव एंड मूर्ति को हमारे बिहाफ में, तो वो गिवर हुआ।
तो उसको अपन क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ विच इज इनकम विच इज डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। अब आ जाइए यहां पे और आप लिखेंगे इसके बाद 11th पॉइंट, ओके। मिसेस राव एंड मूर्ति मिसेस राव एंड मूर्ति अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया हमने उसको, कैश, नहीं कैश से नहीं, सॉरी बैंक से गया, नॉट कैश, टू बैंक। बैंक इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक ने दिया बेटा, ठीक है। तो गिवर कितना दिया, 5500, हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ बेटा, तो रिसीव्ड विच इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, सो विल राइट डाउन हियर डिस्काउंट रिसीव्ड कितना अमाउंट है बेटा, 100, ठीक है। तो टोटल मूर्ति को आप डेबिट कर दोगे 5600 से, 5000 से 600 से, ठीक है। क्यों, उसको रिसीवर है, क्या रिसीवर, 5500 रुपए का पैसा मिला बाय बैंक, और दूसरा उसको बेनिफिट मिला, क्या बेनिफिट मिला कि हमने उसको जल्दी पेमेंट करे, ठीक है। नरेशन बीइंग पेड टू राव एंड मूर्ति by check and discount received from them, okay, डन। तो समझ में आई चीज आपको, ओके बेटा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, 11 के बाद आता है अब आपका 12, ओके। क्या कहता है हमको, ये 12वां पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, 11th हो गया, 12, डिपॉजिटेड रुपीज 1200 इन बैंक। अब देखो ये एंटिटी है, उसने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो बैंक में पैसा जमा कराया, कैश। तो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट कर रहे, कैश और एक बैंक बेटा। तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो ये बैंक इज द रिसीवर, उसको उसने रिसीव करा बेटा, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट। कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से कैश गई, कैश को क्रेडिट, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 1200, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है, 1200, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसा जमा करा, ठीक है। अब आता हूं मैं 13 पॉइंट पे, क्या कह रहा है 13 पॉइंट हमसे बेटा, रिसीव्ड बिल फॉर 2 टेबल्स फैन ₹300 फ्रॉम मिस्टर इलेक्ट्रीशियन ब्रदर, हमने 2 टेबल फैन खरीदे बेटा, तो वो 2 टेबल फैन का बिल आया 300 रुपए। अब देखो ये एंटिटी है, अब एंटिटी के पास क्या है बेटा, टेबल फैन है, आप उसको फर्नीचर भी बोल सकते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, ठीक है। अब आई अपने पास, तो ये हमारे पास ये एक अकाउंट हुआ बेटा। अब यहां पर अपन उसको पे नहीं करे बेटा, ये ना मेसर्स जो है आपका इलेक्ट्रीशियन ब्रदर्स को अपन ने पे नहीं करे अभी, क्योंकि पे नहीं बोला, पेड और क्रेडिट कुछ बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे नाम दिया, तो अपन यही मानेंगे वी आर लायबल टू पे, ठीक है। तो पहले अब मेरे को पता अपने पास फैन आए,
तो फैन इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी डेबिटेड. Who is the key? Who is the Mace's electric brother? Electric brother is a person. Person deal by personal account. Personal account से debit the receiver, credit the giver. तो वो कौन है बेटा यहाँ पे? गिवर, उसने हमको दिया. So entry will be furniture and fixtures account debit. आप you can write down table fan, लेकिन सब एक कैटेगरी फर्नीचर के अंदर आता है. So we'll write down furniture and fixtures account debit to Mace's electrician brothers. Okay. तो अब आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट कितना है? 300. टू इज गिवर मेसस इलेक्ट्रीशियन ब्रदर्स अकाउंट 300. Being 2 table fans purchased on credit from electrician brothers. From electrician brothers. ओके. अब बोलेंगे सर परचेज अकाउंट को क्यों नहीं डेबिट करें? गुड्स करते तो परचेज अकाउंट में आता है, इस चीज को ख्याल रखना पड़ेगा. जब गुड्स करते जब परचेज अकाउंट में आता है, जब गुड्स बेचते तो सेल अकाउंट. ओके. अब आते हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट. क्या कह रहे हैं हमसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे 14th नंबर क्या कहता है भाई? 1 इलेक्ट्रिक फैन स्टोलन. अरे ये क्या बात हुई, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैं आप समझाता हूँ इसको, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको. ठीक है. एक ये एंटिटी है, ठीक है, हमारे पास से कुछ चला गया. क्या गया? एक इलेक्ट्रिक फैन चोरी चले गया. देखो हमारे पास से गया, कोई पार्टी थी, वो पार्टी चोर है, वो चोर का नाम तो पता नहीं ना हमको. तो हमारे पास से फैन चले गया. ओहो, तो ये फैन क्या है? एसेट है. एसेट डील बाय रियल अकाउंट. रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हमारे पास से फैन गया, गोज आउट, तो मैं करूंगा उसको फर्नीचर, हम बोल रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा. ठीक है, ये क्रेडिट होगा बेटा. एक अगर 300 रुपए के थे बेटा, तो एक कितने का था? 150 रुपए का. अरे भैया 2 खरीदे थे ना 300 के, तो एक कितने का हुआ? 150. ऐसे ही सोचना नॉर्मल. आप कोई बोलेगा नहीं सर उसमें से एक होगा 50 रुपए वाला, एक होगा 250 का. ऐसे अनाप शनाप कुछ भी नहीं सोचता, नॉर्मल असम्पशन लेना. 2 300 के तो एक 150 रुपए का. ठीक है, तो 150. अब आया क्या? बहुत बुरा हुआ सर, नुकसान आया, नुकसान, लॉस हुआ, लॉस. चोरी हो गया. ये चोर था, ये बैड बॉय टाइप का थोड़ा सा लड़का था ये. ठीक है, ऐसा था ये. बनाता हूं अभी मैं बैड बॉय. ये देखो, ये है बैड बॉय. ठीक है, उसने पहना एकदम ऐसे अफलातून टाइप का गॉगल, रैट कलर के. ठीक है, ये है चोर. इसने चोरी किया. अब अपने को पता नहीं चोर रहेगा तो अपन कंप्लेंट कर देते पुलिस को. ठीक है, एग्जाम्पल. अब वो लॉस मिला अपने को, तो लॉस देखो मैंने बोला था नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस लॉस दोनों से डील करता है. एक्सपेंस लॉस जब भी होता है जब डेबिट करो, ऐसा नॉमिनल अकाउंट कहता है. तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि लॉस को डेबिट करो, तो अपन लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट. चोर ने चोरी कर गया, नुकसान मिला, डेबिट. लॉस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल लॉस शुड बी डेबिटेड, तो इसीलिए इसको डेबिट करेंगे. ओके, चलिए अब आ जाओ, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने यहां पे समझाने लिखा. लिखो यहां पे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 150 टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट 150 फर्नीचर फिक्सचर्स अकाउंट. ठीक है, बीइंग वन ऑफ दी, ऐसे लिख देता हूं, वन ऑफ दी अबव टेबल अब फैन लॉस्ट
बाय थेफ्ट, वन ऑफ दी अब, तो दो 300 के थे तो एक कितने का, 150 का। ये कैसे आया समझे ना, आपको समझाना पड़ता है आपको ऐसे। 300 के दो तो एक कितने का, 150। तो एग्जाम पे मत लिख के आ जाना जैसे रेडिंग से जुड़े को, समझाने लिखा हूं मैंने वहां, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। 14 के बाद हमारा 15, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹450 बाय चेक। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे 450 बाय चेक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है बेटा, यहां बताओ। ये एंटिटी को एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है, पहले तो बाय चेक, बैंक के थ्रू पैसा गया तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर हुआ तो उसको बैंक को क्रेडिट करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम होता क्या, इंश्योरेंस पता है ना आप लोग को, रिस्क कवर करता है। रिस्क कवर करते ही इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करके देगी। अब उनको भी डर रहता है अगर बहुत जल्दी पीरियड में हमारा कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं कि कोई बिजनेस ने अपनी स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला, दुकान में जो गुड्स रखा हुआ था उसका इंश्योरेंस निकाला। अब वो इंश्योरेंस भैया अगर पूरे साल में आग लगी, नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करके देंगे, ठीक है। लेकिन आग नहीं लगी तो अगर, तो फिर आपने ये नहीं बोला रे यार हर भैया वो रिस्क कवर कर रहा था, आपको कुछ पैसा देना पड़ता। फॉर एग्जांपल स्टॉक है पूरी दुकान में 1 लाख रुपए का रखा हुआ, आपने ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए उसको देना, आप एक अमाउंट तय करते कि 5,000 रुपए साल का देंगे। आग लगी तो वो 1 लाख रुपए की भरपाई आप करके दोगे, और अगर अगर आग नहीं लगती, नुकसान नहीं होता है तो 5,000 रुपए वो आपके हो गए। वैसे ही हमने दे दिए उसको, आग लगे या ना लगे वो हमको उनको देने, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर सपोज इंश्योरेंस कंपनी कई लोगों से जमा करती तो सब क्या तो आग नहीं लगती ना बेटा, उसमें से कुछ क्या लगती है, तो जो सबसे पैसा कलेक्ट करती उसमें से कुछ पैसा उठा के उनको दे देती, जिनका नुकसान हो, जो बच गया वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। मगर ऐसा हुआ अगर कि पहली बार में आपने प्रीमियम पे करे और आग लग गई, एग्जाम्पल आपको नहीं पता होगा, टाइटेनिक एक मूवी थी, पता नहीं आपने देखे नहीं देखे, टाइटेनिक जब जहाज डूबा था तो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि पहली ट्रिप में डूब गया था वो, तो उसने तो प्रीमियम पे करा था, वो डूब गया तो नुकसान हो गया, तो उसके जो मालिक थे शिप के, तो उन लोगों ने क्लेम करे। इंश्योरेंस कंपनी बोले यार पहली बार ही प्रीमियम दिया और डुबा दिया, तो उनको फिर इंश्योरेंस कंपनी बहुत नुकसान हुआ था इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, ओके अब ध्यान से सुना। अब यहां पे हम आए, अच्छा कहां थे अपन, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, तो वो रिस्क कवर करते बेटा, तो एक बेनिफिट देते हैं उनका रिस्क कवर करके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो यार इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं दी, बैंक से गया तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हियर एंट्री विल बी, लिखेंगे अब आप इसके बाद 15th, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना पे कर, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोल सकते हो, खर्च है 450 टू बैंक अकाउंट 450 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। एक आपको पूरा चैप्टर है इंश्योरेंस पे, सीए इंटरमीडिएट पे, सीए इंटरमीडिएट पे आपको एक चैप्टर रहेगा पूरा, ठीक है, वहां अपन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब 15 के बाद आता है बेटा आपका यहाँ पे 16th, ठीक है। क्या कहता है 16th हमसे, किधर गया क्वेश्चन, ये रहा। अच्छा ये अच्छा इंश्योरेंस LIC वाला, ठीक है बेटा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200 पेड टू LIC। अब पहले समझना, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे बेटा, तो ऑब्वियसली हम यही मानेंगे कि बिजनेस के इंश्योरेंस के लिए, बिजनेस में इंश्योरेंस निकालते, स्टॉक रखा रहता है दुकान में, बहुत सारा गुड्स माल कर रहता है, जल गया तो नुकसान होगा, तो ये बिजनेस का था साफ साफ। ये LIC क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ पे लिखा था, बिजनेस के लिए इंसान की जिंदगी पे लगाते, उनकी डेथ हो गई तो उसके घर वालों को पैसा मिलता है वो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200 पेड टू LIC, LIC के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर। अब थोड़ा दिमाग से सोचना बेटा, पहले तो बिजनेस के पास से पैसा आ गया, अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, लिखो यहाँ पे 16, बिजनेस, पहले सुन लो नहीं तो फिर लिख रहा, बिजनेस के पास से पैसा गया। सो पैसा क्या है,
सॉरी कैश इज व्हाट एसेट, एसेट इज बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में से पैसा गया, तो मैं यहां लिखता हूं कैश अकाउंट, मेरे पास से पैसा गया, कितना पैसा गया 200। अरे आपने ये 200 रुपए करे। अब आप बोलेंगे सर इंश्योरेंस का पैसा दिए, तो आपने यहाँ पे बच्चों मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट किया था, तो अब आप मेरे को बोलेंगे चलो 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 यहाँ पे भी इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर दो, आंसर इज नो। ये जो इंश्योरेंस था बेटा ये आपने बिजनेस का था, ये ऐसा ही मानेंगे इंश्योरेंस में बिजनेस, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली बोला LIC, मतलब ये पर्सनल हो गया, अंतर है दोनों में, ऊपर बिजनेस का था नीचे LIC मतलब पर्सनल हो गया, तो पर्सनल हो गया मतलब ओनर की लाइफ के ऊपर आपने LIC निकाले, इंश्योरेंस निकाले, तो बिजनेस का खर्चा नहीं है बेटा, तो इट्स लाइक ओनर के लिए आपने पे करे, ओनर के लिए पे करे तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, सो ओनर इज ए पर्सन, इट्स लाइक ओनर ने बिजनेस में से 200 रुपए लिया और LIC के पैसे दिया, तो आपने जो या आपने LIC को डायरेक्ट दिया बिजनेस से, अल्टीमेटली वो ओनर से हिसाब किताब करेगा, क्यों, क्योंकि ओनर के लिए वो खर्चा बिजनेस ने किया, तो बिजनेस एक अलग, ओनर एक अलग है बेटा। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होंगी, अच्छा तो ओनर को सपोज आपने 200 रुपए दी उस LIC के, तो आपको ओनर इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो ही इज द रिसीवर, अगर आपने ओनर को डायरेक्ट दिए तो वो रिसीवर ऑफ कैश हो गया बेटा, तो डेबिट करो, या ओनर को डायरेक्ट ना देते LIC कंपनी को भी दिए बेटा आपने, तो आपने बेनिफिट किसको प्रोवाइड करे, ओनर को दिए ना बेटा बेनिफिट, है ना, तो यहाँ पे हमको उससे पैसा लेना है, उससे हिसाब किताब करेंगे। तो अब आप बोलेंगे सर ओनर का जो अकाउंट होता है वो तो कैपिटल अकाउंट होता है, आप ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे, मैं इसीलिए कर रहा हूं बेटा कि अकाउंटिंग का पर्पस होता है हमारा इंफॉर्मेशन लेना, अगर पूरे साल जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस ओनर के बिजनेस में से गए वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दूं, तो मेरे को दिक्कत होगी साल के आखिर में ये पता लगाने के पर्सनल के लिए कितना गया, तो हम पर्सनल अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट, वो बात अलग है कि ड्रॉइंग्स अकाउंट को आगे चल के हम कैपिटल में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप कॉमर्स के आपने बैलेंस शीट कभी बनाया तो आप क्या करते थे, आप रट्टा मारते थे, 11-12 में क्या रट्टा मारते थे कि सर कैपिटल में अपन ने ड्रॉइंग्स को कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते, ड्रॉइंग्स माइनस करते थे, कभी ये नहीं समझेंगे क्यों माइनस करते थे, इसलिए माइनस करते हैं कि ड्रॉइंग्स भी ओनर का अकाउंट है, कैपिटल का भी ओनर है, लेकिन ड्रॉइंग्स अकाउंट हम अलग से इसलिए बनाते कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिले और उसके बैलेंस को वो भी ओनर से कैपिटल का पैसा उसको देना है, ड्रॉइंग्स का उससे लेना है, नेट इफेक्ट बताते वहां पे माइनस करके। ओके तो यहां पे लिख दो 200, नरेशन लिखो, बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल ऐसे लिख लो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय कैश, पेड बाय चेक। ओके तो यहां पे हमारा बेटा क्वेश्चन खत्म होता है, यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। ओके तो ये हमारा कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 ही ना, यस। अब ना मुझे आपसे कुछ बात करना है, आप बोलेंगे सर क्या बात करना है, बताता हूं क्या बात करना है, ठीक है सुनो मेरी बात। अब ये अकाउंटिंग साइड, आप बोलेंगे सर आप बात भी तो पढ़ाई की करते, कुछ और बात करते ही नहीं हो बेटा, है ना, मैंने बात करना, तो आपको लग रहा है सर कुछ बोल रहे होंगे, अब सर आ जाते बात करना मतलब पढ़ाई की बात करना है बेटा, ठीक है ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने ये सीखे बेटा, अभी आपने याद होगा अगर आपको, तो मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिखाया, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, फिर उसको ढूंढना सिखाया कैसे होते, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करो वो आपके सिलेबस में, मगर उसके आने के पहले वो बहुत सी चीजें का डिस्कशन जरूरी था बेटा। फिर रिकॉर्डिंग स्टेज पे अभी आया अपन, तो अपन अपने जर्नल कैश, अभी आपको जर्नल सिखाया कि जर्नल कैसे बनता है। अब ये जो जर्नल होता है बेटा, ये अल्टीमेटली अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसके दो तरीके होते हैं, इसमें रिकॉर्ड करने के बेटा दो तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं। एक होता है, स्पेस नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, GRA लिख दे रहा हूं, तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और एक होता है बेटा मॉडर्न अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। दो तरीके लिखने के, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से जो आपने, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब बेटा ये जो अभी करे अपन ने, पर्सनल रियल नॉमिनल के तरह सोच के जो लिखते, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन यही जर्नल वाली बुक में और एक तरीके से लिख सकते, उसको मॉडर्न अप्रोच कहते।
एंट्री सेम ही जाती, जर्नल में जब लिखते सेम ही है, लेकिन उसको डिसाइड करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के रास्ते से जाओ, और एक होता है आप मॉडर्न अप्रोच के जाओ। तो गोल्डन रूल्स को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच, अब हम उसके बारे में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले। तो आराम से आप मेरी हर बात को एक एक करके सारी बात को अच्छे से सुनोगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच होती क्या, ठीक है। आपने देखे होंगे बेटा, मैंने आपको सिखाया कि बहुत सारे अलग अलग नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं ना। नेचर ऑफ अकाउंट अगर हम बात करें, इस तरीके से अपन तय करते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट ये सिखाया बेटा आपको, नेचर ऑफ अकाउंट। अब इसमें क्या हो सकता है कि वो अकाउंट हो सकता है कि आपकी कोई एसेट हो, एक में रुका, इसको मैं इजी ऐसे जाएगा, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, मैं ड्रॉ अलग तरीके से करता हूं, ठीक है। इधर देखो, नेचर ऑफ अकाउंट ऐसे एक हो सकता है बेटा आपका कि एसेट है, फिर आपको सिखाया बेटा लायबिलिटी, पहले सुन लो फिर ड्रॉ करना, फिर आपको एक बताया लायबिलिटी, ठीक है। अब बड़े अच्छे से आराम से समझेगी एक एक चीज को, जल्दबाजी नहीं करना। अब एक होता है बेटा, मैंने आपको सिखाया कि सर एक्सपेंसेस होता है, और दूसरा सिखाया था इनकम होता है ना बेटा। एक और वर्ड सिखाया कैपिटल, कैपिटल भी लायबिलिटी होती, ख्याल रखना, लेकिन वो लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी थी, मतलब ओनर को देना, हम बिजनेस को रीपे करना है ओनर को, बाहर वालों को रहता है। तो ये कैपिटल को वी कॉल इट इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी, ठीक है। अब ख्याल रखेंगे बेटा, ये जो मैंने एसेट और एक्सपेंस लिखा और ये यहाँ पे लायबिलिटी और इनकम लिखा, एक चीज हमेशा ख्याल रखेंगे बच्चों, ये एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं। ये डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है सर, और डेबिट बैलेंस और इनके लायबिलिटी और इनकम के हमेशा कौन से बैलेंस होते बेटा, क्रेडिट बैलेंस होते। तो ये क्या मतलब होता था डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, आप ख्याल रखोगे बेटा। अकाउंट वाली स्टेज में आपको सिखाऊंगा, जब मैं अकाउंट बनाऊंगा आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के वक्त मैंने बोला था, व्हेन डेबिट साइड, अकाउंट वाली स्टेज में आप लिखते हो अकाउंट में, अपन आगे पढ़ेंगे अकाउंट वाली स्टेज, व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस। तो मैं पहले की बात करता हूं डेबिट बैलेंस। तो जब मैं लेजर अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो वहां पे आप लोग सीखोगे बेटा, हमेशा हमेशा आप देखोगे वहां पे एसेट का या कोई एक्सपेंस का अकाउंट रहेगा, उसके हमेशा डेबिट बैलेंस आएंगे। डेबिट बैलेंस मतलब उसका डेबिट साइड वो अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड से ज्यादा रहेगा, डेबिट बैलेंस रहता हमेशा, अपन देखेंगे अकाउंट वाली स्टेज में मैं आपको बताऊंगा। और लायबिलिटी और इनकम का बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब अपन अकाउंट वाली स्टेज में लायबिलिटी और इनकम अकाउंट बनाएंगे तो आप वहां पे देखोगे कि लायबिलिटी और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी और इनकम के जो अकाउंट होते हैं हमेशा उसका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से उसके ज्यादा रहेगा, अमाउंट में ज्यादा रहेगा हमेशा। तो एसेट और एक्सपेंस के अभी बस इतना ख्याल रखो, डेबिट बैलेंस होते। कौन से बैलेंस होते बेटा, डेबिट बैलेंस होते। और लायबिलिटी और इनकम के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस। तो अभी बस इतना ही ख्याल रखना, लेजर वाली स्टेज पे मैं और क्लियर इसको और हम डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना ख्याल रखो, एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते और लायबिलिटी और इनकम के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट। तो जब भी बेटा ये एसेट और लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते बेटा, डेबिट। एक सेकेंड में यहां पे लिख देता हूं नीचे, ठीक है, इनके होते डेबिट बैलेंस। एक सेकेंड रुको, डोंट वरी, आप बोलेंगे सर एसेट और क्या लिखा था बेटा यहाँ पे, एक्सपेंसेस। इनके कौन से बैलेंस होते हैं बेटा, दोनों के डेबिट बैलेंसेस होते, याद रखना। ये मैं ऊपर भी लिख देता हूं, इनके होते हैं डेबिट बैलेंस, इन दो के होते डेबिट बैलेंस। उसी तरह यहां पे बेटा इनके होते क्रेडिट बैलेंस। किनके क्रेडिट बैलेंस बेटा, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। तो इन लोग ये दोनों जब भी अगर बढ़ते हैं, मतलब इंक्रीज, या तो ये हो सकता है बेटा ये दोनों क्या हो, जब भी अगर इंक्रीज होते
जब भी अगर इंक्रीज होंगे तो आपको क्या करना होगा, एक होता है यहाँ पे, मैं इसको दो पार्ट में ऐसे, ओहो क्या हो रहा है आज, ठीक है कोई बात नहीं। ये अगर दो चीज हो सकती है बेटा, जब भी अगर कोई एसेट बढ़ती है तो हो सकता है वो बढ़ेंगी, ज्यादा चांस है वो बढ़ेंगी, एसेट आपके पास खरीदते हो, वो कभी भी खराब बराब होती तो आप बेचते हो, तो यह हो सकता है एसेट क्या हो, कम हो, डिक्रीज हो, या कोई एक्सपेंस बढ़े या कोई एक्सपेंस कम हो। तो जब भी एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम उसको करते हैं डेबिट, हम उसे क्या करते हैं बेटा, डेबिट। जब भी एसेट और एक्सपेंसेस कम हुए, एसेट और वो दोनों है, एसेट और एक्सपेंस अगर दोनों में से कोई भी जब अगर वो कम होते तो हम उसको क्या करते, क्रेडिट। तो फिर पर्सनल रियल नॉमिनल को भूल जाना है, यहाँ पे ऐसे सोचना कि सर एसेट है बढ़ी तो डेबिट, एसेट है कम हुई तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, बस ऐसा सोचना है, तो बराबर एंट्री बनती जाती। तो पहले तो अकाउंट देखो और फिर देखो वो एसेट एक्सपेंस क्या है, एसेट लाइबिलिटी क्या है, बढ़ी तो यहाँ पे पहले एसेट एक्सपेंस है पहले देखो, अगर है बढ़ी डेबिट, कम हुई क्रेडिट, बस इतना ख्याल रखना है अपने को। अब कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम के कौन से बैलेंस थे, क्रेडिट, तो यहां थोड़ा सा रूल अलग होगा, इनके होते क्रेडिट, तो आपको पर्सनल रियल नॉमिनल कुछ सोचना ही नहीं बेटा। अब इसके क्रेडिट बैलेंस होते बेटा, तो ख्याल रखना, इंक्रीज और ये डिक्रीज, ओके, इसके क्रेडिट बैलेंस होते, इसीलिए जब ये बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट करना है और जब ये घटेगा तो इसको डेबिट करना है। मतलब लाइबिलिटी इनकम जब भी बढ़ी, लाइबिलिटी या इनकम जब भी बढ़ी तो हमको उसको क्रेडिट करना है, जब भी वो कम हुई तो डेबिट करना है। तब देखो एसेट और जिनके डेबिट, देखो एसेट और एक्सपेंस बढ़े अगर तो डेबिट, कम हुए क्रेडिट, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़े क्रेडिट, कम हुए डेबिट, तो ये चीज ख्याल रखना। तो आप अगर सच देखें तो इस चीज को, तो आपको पर्सनल रियल नॉमिनल सोचने की भी जरूरत नहीं, बस ये देखना है एसेट है एक्सपेंस है लाइबिलिटी इनकम है, वो पता लगा, उसका रूल देखो, एसेट एक्सपेंस बढ़े डेबिट, कम हुए क्रेडिट, लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल, कैपिटल इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, वो बढ़े क्रेडिट, कम हुए डेबिट, बस ये खेल करो, पूरी एंट्रीज बनती जाएगी। तो ये एक तरीका है बेटा, ठीक है। अब होता क्या, मैं इसके आगे कुछ और चीजें मैं कहता हूं, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, दो ऐसे आइटम होते हैं, और अच्छे से अपने ये आप लिख लेना कहीं पर बेटा, दो ऐसे आइटम होते हैं जो नॉमिनल नेचर के है ना, अभी मैं पर्सनल रियल नॉमिनल से अब इसको कनेक्ट कर रहा हूं, एक ऐसे भी एंट्रीज बनती है, लेकिन दो इसमें से ऐसे आइटम है जो नॉमिनल नेचर के। कौन से दो आइटम नॉमिनल नेचर के बेटा, वो जो दो है, आपका नॉमिनल अकाउंट डील करता है ये एक्सपेंस से और ये इनकम से, ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और आपका जो यहां पे अच्छे से समझना बेटा, मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं, कोई और कलर यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपका है नॉमिनल अकाउंट, इनकम क्या है बेटा आपकी, नॉमिनल अकाउंट है, ओके। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहां पे, ये जो एक्सपेंस है वो भी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। तो अगर आप इसको देखो कौन सी अप्रोच से, वो गोल्डन रूल से, तो एक्सपेंस और इनकम क्या है, नॉमिनल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, उसमें अब जो बाकी जो है आपकी एसेट जो है बेटा, ये एसेट हो सकती है बेटा कि ये रियल अकाउंट हो, क्यों, वो सोचो बहुत अच्छे से, वो कैश वाला, कैश और प्रॉपर्टी रहती है रियल, या हो सकता है बेटा ये पर्सनल अकाउंट हो, या हो सकती है वो एसेट पर्सनल हो। मैं भी कनेक्ट कर रहा हूं, आपको एंट्री पास करना है अगर ये मॉडर्न अप्रोच से, तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती जो अभी रियल नॉमिनल पर्सनल लिख रहा हूं, कोई चीज आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं मैं। तो एसेट हो सकती है कि वो रियल और पर्सनल दोनों हो सकती है, रियल कब, जो कैश और प्रॉपर्टी, पर्सनल कब, जब आप किसी को क्रेडिट में सेल करो, वी हैव द राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, तो पर्सन हो जाता है, तो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो एसेट में भी एक रियल और इट में भी है पर्सनल। बच्चों को हमेशा लगता है नहीं वो रियल ही होती है, ऐसा नहीं होता, इट में भी पर्सनल। आप क्रेडिट सेल करते हो, जिससे पैसा लेना है वो एक पर्सन है, राइट टू रिसीव, ठीक है। तो इट में भी रियल और इट में भी पर्सनल, ठीक है। अब लाइबिलिटी और कैपिटल जो होती है बेटा, वो पर्सनल अकाउंट होती है, आपको किसी को देना है, लाइबिलिटी हो और कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस को किसी को देना है बेटा। अब इसमें से जो दो अकाउंट है, इसमें से जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं बेटा, जो नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। क्या कह रहे हो सर, कुछ समझा नहीं, मैं बताता हूं आपको मैं क्या कह रहा हूं बेटा। इसमें से जो नॉमिनल, मैं इसको थोड़ा कैटेगराइज करता हूं, एक है आपका बेटा नॉमिनल नेचर के अकाउंट है,
और एक है रियल एंड पर्सनल। ये एक कैटेगरी वहां, ओह ये दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, ठीक, ऐसा क्यों कर रहा है ये? अब दिख रहा है, हाँ ओके ठीक है। अब समझो अच्छे से बेटा, तब देखो एक आता है आपका अकाउंट्स, अगर मैं बोलूं तो ये आपने उसको यहां पर दो कैटेगरी में आपने बांटे। एक हुआ आपका नॉमिनल अकाउंट और एक होता है बेटा रियल होगा, और सेकंड कैटेगरी में आता है आपका रियल और पर्सनल, वो ये कैटेगरी में आता है। दिख रहा है ना आपको, रियल और पर्सनल, रियल और पर्सनल, ठीक है। अब ये जो नॉमिनल में जो आते हैं बेटा, आपने देखे, देखो यहां पे नॉमिनल में क्या लिखा मैंने, ये नॉमिनल में एक आ रहा है बेटा एक्सपेंस अकाउंट, और ये नॉमिनल में कौन सा आ रहा है, इनकम। तो ये जो नॉमिनल में बेसिकली आते हैं बेटा आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम, यहां पे आते हैं बेटा। तो एक्सपेंस और इनकम जो होते हैं ना, उसमें से हमको या तो फिर प्रॉफिट होगा बाद में, या तो फिर लॉस होगा, उसका डिफरेंस जो रहता है। ये प्रॉफिट और लॉस हम ट्रांसफर करते ओनर को, और ओनर का जो अकाउंट होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल। तो जितने भी ये एक्सपेंस और इनकम के जितने भी अकाउंट होंगे बेटा, वो अल्टीमेटली क्लोज हो जाते। क्यों क्लोज हो जाते, वो टेम्पररी बोलते। इसको क्यों टेम्पररी बोल रहा हूं आपको पता है, आपको नॉमिनल अकाउंट को क्यों टेम्पररी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो एक्सपेंस और इनकम अकाउंट क्लोज होते, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओनर को दे देते, और ओनर का एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो जितनी भी एक्सपेंस और इनकम है वो क्लोज हो जाते और वो ओनर को देते हैं। और ओनर को जब ये ट्रांसफर होता है बेटा, तो वो क्या होता है, ओनर का एक कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं साल के आखिरी में, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो पर्सनल अकाउंट जो है कि वहां ट्रांसफर करते, पर्सनल अकाउंट मतलब ओनर को देते, उसका पर्सनल अकाउंट है। लेकिन जो आपके ये रियल और पर्सनल होते बेटा, ये होती है या तो फिर एसेट होगा, और या तो फिर हो सकता है कैपिटल रहता है ये, और क्या रहता है बेटा, लाइबिलिटी। ये तीनों यहां पे आते, ये तीनों यहां पे आते। तो ये तो आपके अभी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओनर को ट्रांसफर, लेकिन ये जो रहता है मैं इसको लिखता हूं टेम्पररी। व्हाई इट इज टेम्पररी बेटा, क्योंकि ये सारे अकाउंट क्लोज हो जाते, प्रॉफिट और लॉस ओनर को देते थे। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये टेम्पररी नहीं होते, दिस इज कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, मतलब ये अगले साल ट्रांसफर हो जाते। अब लॉजिक समझो सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं एसेट लायबिलिटी की अगर मैं वहां पे बात करूं, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एसेट का कैपिटल और लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या हो रहा है यहां पे बेटा, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो रहे, लेकिन एक्सपेंस जो नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा नेक्स्ट ईयर। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो इस साल के खर्चे थे, इस साल की इनकम थी, दोनों वो एक्सपेंस और दोनों वो इनकम को लिखे बेटा, दोनों वो एक्सपेंस और इनकम हम किसको ट्रांसफर करते, ओनर को। तो भैया ये अकाउंट तो क्लोज हो गए सारे, हाँ ओनर को ट्रांसफर करो, कैपिटल अकाउंट है, एक पर्सनल है। अब आते हैं हमारी एसेट में, आते हैं हम बेटा। अब एसेट में पर्सनल और रियल अकाउंट, उसमें एसेट, कैपिटल और वो लायबिलिटी वहां पर आती है बेटा। अब वो क्यों कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर क्यों होता है, वो इसीलिए होता है बेटा क्योंकि वो अभी पूरे ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहता हूं कोई मैंने किसी को क्रेडिट सेल किया, किसी से पैसा लेना है, तो वो बेटा एक एसेट है हमारी, तो अभी पैसा लेना बचा है तो उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी है। जैसे कि और एग्जांपल देता हूं, रियल अकाउंट का एक एग्जांपल, तो वो तो पर्सनल हो गया। रियल का देता हूं, आपके पास सपोज आपने फिक्स एसेट खरीदे, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदे, तो क्या साल के आखिरी में प्रॉपर्टी को खत्म कर देते, क्या बेच देते, आपने खरीदे, क्या खरीदे, कुछ फर्नीचर खरीदे, अब साल के आखिरी में क्या फर्नीचर को उठा के फेंक दे के साल खत्म हो, नहीं, वो नेक्स्ट ईयर यूज होगा, इसीलिए उसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हो। ठीक है बेटा, किसी को पे करना, हमने क्रेडिट परचेस करे, तो अभी हमको उसको पे करने का, हमको
तो हमको पे करने का है जब बेटा, हमको उसको हमने पे करे नहीं है, तो हमको नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो ट्रांजेक्शन वो लेन देन बची है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। इसीलिए जो रियल अकाउंट और जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जो बेटा नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। इसी साल उसको हम प्रॉफिट और लॉस देखते उसका निकाल के और उसको खत्म कर देते, जो भी प्रॉफिट और लॉस आया वो ओनर को दे देते। इतनी चीज समझ में आई आपको? तो तरीका क्या है आपका यहाँ पे इस चीज को समझना। क्यों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पहले तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते जब भी वो इंक्रीज हुआ डेबिट, जब भी वो डिक्रीज हुआ क्रेडिट। लाइबिलिटी और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते जब भी वो इंक्रीज हुआ क्रेडिट, जब भी वो डिक्रीज हुआ डेबिट। ये रूल है, इससे करें एंट्री बनते जाएंगे। लेकिन इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाओ और बड़े मैच्योरली बिहेव करा करो बेटा, ठीक है ना। मैं से बहुत मतलब मैच्योरली बिहेव करने का मतलब आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने चाह रहे तो आपको बड़ा ही समझदार जो रहता है, सोच समझ के चीजों को डीप में सोच के आपको अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बोला इसको अलग तरीके से बताया फिर कि सर जो नॉमिनल नेचर के तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, लेकिन रियल और पर्सनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। एंट्री तो फॉर्म होंगी, कैरी फॉरवर्ड का फंडा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, मैं इसीलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि ऐसा होगा कि अभी आप एक क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वहां पे आप ये चीज सीखोगे। होती क्या चीज है कि सर जब हम नेक्स्ट ईयर जब हम आते, अगर हमारा पहले साल ही बिजनेस था तो हमारे पास से पहले को पिछले साल का तो कोई कैरी फॉरवर्ड होकर आया ही नहीं। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करे, बिजनेस स्टार्ट करता उसने, जो बिजनेस स्टार्ट कर तो पिछले साल का कुछ कैरी फॉरवर्ड होकर आया ही नहीं था। लेकिन अगर जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे, ये उसका पुराना कोई बिजनेस है तो आपने इस साल की अकाउंटिंग जब शुरू करी, ईयरली अकाउंटिंग होती, इस साल की जब अकाउंटिंग शुरू करे तो इस साल क्या पिछले साल से कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके आए क्या? हाँ, अगर वो पुराना बिजनेस है तो भैया पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होके आएंगे इस साल। वो कौन से रहेंगे? सिर्फ रियल अकाउंट और सिर्फ पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। क्यों रियल और पर्सनल हुए? क्योंकि उसकी सर्विसेज अभी बची है, लेन देन बची हुई है, एसेट है उसका बेनिफिट पूरा लेना बचा हुआ है, लेन देन बची हुई है, राइट टू रिसीव है, लाइबल टू पे है, ऑल दैट। इसीलिए उसको आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। नॉमिनल को क्यों नहीं करे बेटा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड? क्योंकि पिछले साल के एक्सपेंस और इनकम थे, हमने डिफरेंस निकाले, दैट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू बिटवीन द ओनर्स। हम ओनर्स को दे देंगे बेटा, ठीक है। इसीलिए वो नॉमिनल के क्लोज हो जाते। अब इस साल क्या नॉमिनल नहीं बनेंगे? नहीं, इस साल के नॉमिनल अकाउंट नए बनते, फिर एक्सपेंस अकाउंट, फिर इनकम अकाउंट आप बनाते हो, फिर इस साल जो भी डिफरेंस आता है प्रॉफिट और लॉस वो ओनर को दे देते और नॉमिनल अकाउंट इस साल के खत्म। फिर नेक्स्ट ईयर जाती है फिर, और नेक्स्ट ईयर में रियल और पर्सनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर चले जाते। तो वो नेक्स्ट ईयर कैसे जाते होंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर वो कैसे जाते हैं? तो नेक्स्ट ईयर अपन उसको कैरी फॉरवर्ड करते बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर कैसे लिखना रहता है मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। नेक्स्ट ईयर जब जाते तो नेक्स्ट ईयर आपको उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना जर्नल में। तो नेक्स्ट ईयर के जो ट्रांजेक्शन, आप नेक्स्ट ईयर के जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हुए उसको कैसे हम जर्नल में लिखते पहली बार, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसका थोड़ा सा अलग तरीका होता है, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडर्न अप्रोच। तो आप पहले तो सिंपल ये देखो, एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल, लाइबिलिटी है कि इनकम। एसेट एक्सपेंस रहा, इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, इंक्रीज हुआ क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ बेटा? डेबिट। इंक्रीज हुआ क्रेडिट, डिक्रीज हुआ डेबिट। इसको अब आप बोलेंगे सर देखो मैं आपको बताओ बेटा, जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे, हम जब आगे जाएंगे, अभी तो नहीं, ठीक है, फाउंडेशन इज गुड। फाउंडेशन क्या है? तो बच्चों का खेल है फाउंडेशन, ठीक है, मगर मेहनत आपके लिए नहीं है, बच्चों का आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सीए बन जाओगे तो बच्चों का खेल है फिर वो, ठीक है। मगर जब आप इंटर में जाओगे ना बेटा, तो सीए इंटरमीडिएट में जब जाएंगे बेटा, तो जब आप लोग वहां पर देखोगे कि ये तरीके से कई बार एंट्री बड़ी आसानी से बन जाती है। वो टेक्निकल एंट्रीज आती है, अभी आपको उतनी मैच्योरिटी मतलब आएंगी वक्त के बाद। तो जब वो टेक्निकल, वो एडवांस एंट्रीज आती है ना, तो ये अप्रोच बड़ी अच्छी रहती है कि आप बस इतना देखो, एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम क्या है, वो रूल लगा दो। एसेट और वो बड़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, वैसे रूल जो इसका है लाइबिलिटी और इनकम का, इंक्रीज हुआ क्रेडिट, डिक्रीज हुआ डेबिट, रूल लगा दो, एंट्री खुद ब खुद बनते जाएंगी। कई बच्चे बोलते नहीं सर पर्सनल या नॉमिनल जमता है, तो ठीक है बनाओ वैसी एंट्री, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सारे उस तरीके से आओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी बनती, वैसे भी बनती एंट्री। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उससे भी बता दूंगा, कहीं कहीं मैं इससे भी बताऊंगा, तो दोनों तरीके से बता दूंगा आपको। फिर आपको जो अच्छा लगता है वैसे करना आपने, आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आगे चल के जब टेक्निकल एंट्री, एडवांस एंट्री बहुत आती है, तो इसमें अप्रोच में आसानी से वो बनती है, ठीक है। और अकाउंट्स पढ़ने का
सही तरीका यही होता है बेटा, चीजों को सोचना। सोचे नहीं तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते, फिर आप अकाउंटेंट बन सकते, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकते आप। अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो इसको सोचना बहुत पड़ता है, ठीक है। इसको, और मैं ये भी बता रहा हूं आपको शायद कभी लगता भी होगा सर कितना डीप में बोलते हैं सर, ये भी चीज बताते वो भी चीज बताते। इसीलिए बताता हूं बेटा आपको मैं कि आपको अभी हो सकता है कि दिमाग में प्रेशर डालना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, ठीक है, रटा दूं तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन इसीलिए प्रेशर डाल रहा हूं बेटा क्योंकि इसकी आदत हो जाएंगी आपको सोचने की। एंड बिलीव मी, जब आप थोड़े दिन बाद जाओगे ना आप, ये पहले चैप्टर को बहुत वक्त लगता है, फिर बाकी चैप्टर जल्दी होते, तो ये चैप्टर आई मीन ये अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर को वक्त लगता है। जब ये चैप्टर हो जाएगा बेटा, फिर आप जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे, बिलीव मी आपको बड़े आसानी से वो चैप्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है, और ये सही तरीका होता है बेटा। 11-12 में अपन रट्टा मार के आते और बहुत कूल समझते, फिर गलत में, मैं भी 11-12 कॉमर्स से किया, और बहुत ही कूल समझते कि सब है ना कि अब इसको ऐसा, मतलब ठीक है आपने, मगर अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत सारे, अप्रोच पूरी होना, साइकिल क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल कहाँ की होता है, अभी आगे पढ़ाऊंगा कैश बुक क्या होता है, सब्सिडरी बुक क्या होता है, उसमें सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो फिर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल वहां पे अच्छा होते जाएगा। फिर देखो क्या मजा आता है एडवांस स्टडी करने में आपको, जब अपन एडवांस लेवल पे, इंटर लेवल पे 2 बार अकाउंट्स है, वहां पर 2 बार पढ़ना है आपको, 100-100 मार्क का 2 बार पेपर, फिर आप वहां पर देखो बेटा, तो बहुत मजा आता है। आर्टिकलशिप जो होती है, उसके बाद आपको सीए के अंडर में ट्रेनिंग करते हो, वहां पे आपको अच्छा अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो बेटा। मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने, आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम पुणे सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है, वहीं से मैंने आर्टिकलशिप किया हूँ। मैंने बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑडिट किया अपने आर्टिकलशिप पे, क्योंकि जो मेरे सर थे वो, उनके जो क्लाइंट्स थे मल्टीनेशनल कंपनीज थी, तो वो ऑडिट पे मैं वहां पे जाता था, और ऑडिट हम लोग करते, ऑडिट मतलब चेक करते, ठीक है, जब अपने को आएगा जब भी तो चेक करेंगे ना बेटा, तो वहां पे मैं चेक करता था ये सारी चीजें। तो वहां पे आपको जितना अकाउंटिंग का नॉलेज अच्छा होगा, आपको उतना ऑडिट में आप अच्छे से इंप्लीकेशन अच्छे से ऑडिट कर पाओगे। अब वो वहां पे, उसके लिए अपने को तैयार होना पड़ता, अपने आप को वैसा प्रोफेशनल वैसा बनाना पड़ता है बेटा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। लाइफ बहुत अच्छी है आगे, एक तो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाओ बेटा, और दूसरी है मेहनत करो। डिसिप्लिन तो एकदम होना, आपने ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं आपको डांट नहीं रहा, कुछ चीजें मैं आपको एज ए सीनियर समझा रहा हूँ बस आपको बेटा। आई एम नॉट अगेंस्ट द सोशल मीडिया, यूज द सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा करो। आई डोंट पर्सनली, आई डोंट यूज फेसबुक, पहले करता था बट नाउ आई डोंट यूज फेसबुक। तो उसके कई रीजन है, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी कम होती है, आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तभी आपका वक्त है पढ़ने का। आई एम नॉट सेइंग आप मत करो, लेकिन आप उस पर एक लिमिट तय करो। ऐसा नहीं कि दिन में आप 2-2 घंटा उस पर टाइम स्पेंड करो, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है, इसको अगर वेस्ट कर दोगे तो बेटा फिर बहुत मुश्किल है आगे। तो आपने देखो, लेकिन आपने एक रूल बना, 5-10 मिनट देखते हम, उसके बाद फिर नहीं देखते आप सोशल मीडिया को। एक बार दिन में एक बार देख लिया आपने, अच्छा ठीक है बस हो गया। आपकी क्या आदत रहती है, फिर उसका कमेंट करा, अच्छा उसने ये कमेंट किया, फिर 10 बार जाके देखते, क्या आपने कुछ पोस्ट करे तो 10 बार देखते जाके कितने लाइक्स हुए, कितने कमेंट हुए। दैट इज डेंजरस। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, यू कैन यूज सोशल मीडिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी सीमा तय करो कि दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गया बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं बेटा। तो आप फेसबुक ये सब चीजें कम यूज करो, पढ़ाई पे बहुत फोकस करो, ठीक है। तो ये चीजें हमारी मॉडर्न अप्रोच में, आपको कुछ और ही समझाने लग गया, ठीक है। समझाने का दिल तो बहुत होता है बेटा, आप लोग को बहुत सी चीजें बताओ। डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में, चीजों को करना बहुत होता है, एक टाइम टेबल होना प्रॉपर, वैसे करोगे। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप सब बच्चे पास हो, मैं आपको कुछ कह रहा हूं बेटा, डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, मैं समझा रहा हूं। सब बच्चे यहाँ पे पास होना चाहिए बेटा, लेकिन होता क्या बेटा, आप सबको पता है रिजल्ट सीए इंस्टीट्यूट का कितना भयानक लगता है, आप सबको पता है। 25% मैक्स हो गया फाउंडेशन का, इंटर में आप आए, फिर उसके बाद वहां पे और कम लगता है, फाइनल में और कम लगता है। तो यू नो इसका 25-30% लगता है फाउंडेशन, आपको पता है कि परसेंटेज कितना कम है इसका। तो क्या ऐसा क्यों, तो फिर सब पास कर जाए तो फिर तो मजा ही मजा है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं जो आपको बोल रहा हूं सुनना पड़ेगा, फिर देखो आपके अकाउंट्स में कैसे मार्क्स आते हैं, फिर देखो आप कैसे इंटर, कैसे फाइनल, कैसे आप सीए बनते हो। मगर आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो बोला जाता है उसको सुनना पड़ेगा, और लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और समझदार बच्चे कैसे रहते वैसा बनना पड़ेगा। इंजॉय भी करो लाइफ में, ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग सी लाइफ जी रहे हो, इंजॉय करो लाइफ में, बट यू शुड नो द बैलेंस। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हो पढ़ाई नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करो, बीच में थोड़ा गैप ले, फिर इंजॉय करें, ठीक है। चलिए आज आपको बहुत दूसरी चीजें बताने लगे। व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, मेरे हॉस्टल में बस एक चीज बताता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। जब मैं हॉस्टल में था तो मेरे हॉस्टल में सब सीए स्टूडेंट्स ही थे मैक्सिमम, तो हॉस्टल में कुछ रहा, फिर मैं
दूसरा भी अलग तरीके से, फिर हम लोग फ्रेंड्स मिलके भी फ्लैट लेके भी रहते थे ऑल एंड ऑल दैट। लेकिन जब हॉस्टल में रहते थे बेटा, तो हम लोग को कैसा रहता था कि हम 6 दिन को पढ़ाई करते थे, संडे को भी हाफ डे पढ़ाई करते थे, ठीक है, मगर सेकेंड हाफ जो रहता है संडे को फिर मूवी चले जाते थे शाम को, तो माइंड फ्रेश करने के लिए, तो ये सब भी करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज ही मूवी देख रहे, हमारे वक्त सब इतना फेसबुक था ही नहीं जब मैं सीए बना, था भी तो एकदम शुरुआत का था, आई बिकेम सीए इन 2011, 10 साल हो गया मेरे को सीए बने, ठीक है। तो जब फेसबुक आया होगा 10-11 में कुछ आया था शायद, मगर ऐसा इतना एडिक्टेड नहीं थे, मूवीज नेटफ्लिक्स ये सब नहीं होता था, हम थिएटर ही जाते थे देखने के लिए, मल्टीप्लेक्स होते थे वहां जाते थे मूवीज देखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत, हफ्ते में एक बार शाम को चले गए था, बस हो गया। बाकी टाइम आपको किस पे फोकस करना है, पढ़ाई पे। देन यू विल बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट। और चार्टेड अकाउंटेंट में आपको बताऊं सीए क्या चीज होती है। आप कहीं पे जाना, आप ये तो आपको फील नहीं होगा, जब आप ग्रुप में कोई खड़े रहो, तो वहां पे अगर आप कोई फैमिली या कोई फंक्शन में गए, आप अभी मैं फील करता हूँ, आप भी फील करोगे फ्यूचर में, तो जब आप फैमिली फंक्शन में गए, 10 लोग खड़े हुए, किसी ने पूछ लिया आप कौन है, बस आपने तब बोल दी कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, पूरी पब्लिक बाकी जितने हैं सब आपको देखे चार्टेड अकाउंटेंट, फिर आपको अलग नजरिए से देखते, ओह चार्टेड अकाउंटेंट, अरे यार वेरी गुड, वो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आपको एक रिस्पेक्ट से देखते। सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है, आप एक ऑडिट कर रहे हैं तो चेक होते, क्लाइंट आपको बड़े रिस्पेक्ट से देखता है, बहुत इज्जत करता है बेटा आपकी। तो उसका इज्जत अभी नहीं, अभी उसके लिए अपने को सीए बनना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जब आर्टिकलशिप में जाते हैं ना बेटा, आर्टिकलशिप में जब अपन सीए क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं, आप तो जब सीए बने भी नहीं रहते हो, जब तो आपके सर बेचते जाओ यहाँ का चेक करो एंड ऑल दैट क्लाइंट प्लेस पे, तो जब आपको क्लाइंट प्लेस पे इतनी इज्जत मिलती है, जब तो सीए भी नहीं बनते तो भी आपको इज्जत मिलती, इतनी इज्जत मिलती कि आपको घर पे भी इतनी इज्जत नहीं मिलती होंगी अभी, उससे ज्यादा इज्जत आपको बाहर वाले देते। क्यों? क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जाते हो, जब सीए बन जाते तो और रिस्पेक्ट मिलती। तो वो रिस्पेक्ट के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को आपसे यही उम्मीद रहती है कि बच्चे अच्छा करे, आपके सक्सेस में ही उनकी खुशी रहती है। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप हजारों लाखों रुपए उनको कमा के दो, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे कि आप सक्सेस हो, आप खुश रहो, आपकी खुशी में उनकी खुशी रहती, तो उनके लिए पढ़ाई करो, ठीक है, और आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो चलो मैं तो आपको समझाने लग गया, दिस इज मॉडर्न अप्रोच। तो हमने पिछला क्वेश्चन खत्म करे और ये मॉडर्न अप्रोच थी, ठीक है। आपके नोट्स में बेटा ये टेबल बना हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें प्रिंटेड है, जो मैं अपने हाथों से लिखता हूँ बस वही लिखना रहता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको एक बार कह देता हूं, ये जो आपके अकाउंट होते, कौन से अकाउंट बेटा? 2, ये एक्सपेंस और इनकम, ये कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। तो ये टेम्पररी होता है, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट किया मैंने, ये टेम्पररी होंगे, ये नॉमिनल और एक्सपेंस क्या होंगे बेटा आपके? ये टेम्पररी नेचर के, ठीक है। और ये जो है आपके यहां पे ऊपर वाले जो अकाउंट है, ये जो है आपके बेटा ये रियल, देखो एसेट आपका रियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल, लायबिलिटी पर्सनल। तो ये जो रहते हैं बेटा, ये आपके नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, नेक्स्ट ईयर सीएफ मतलब कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो बस वही मैंने जो आपको बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट के इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते, तो इंक्रीज हुआ क्रेडिट, डिक्रीज हुआ डेबिट, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते, इंक्रीज हुआ क्रेडिट, डिक्रीज हुआ डेबिट, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते, इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते, देयरफॉर इंक्रीज हुआ क्रेडिट, डिक्रीज हुआ डेबिट। तो आप ये इसको याद रखना, ये ज्यादा आसानी से हो जाएगा। टेबल वैसे आपके नोट्स में बना हुआ है। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड बिलीव मी क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बड़ा, उसको बहुत वक्त लगने वाला बेटा, ठीक है। तो मैं पहले से आपको कुछ चीजें कह रहा हूं, करके रखना। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं, ये इसमें जो एंट्रीज है ना आपकी, इसमें आने वाली जो कैरी फॉरवर्ड हुए, तो देखो यहाँ पे प्यारे लाल वॉज कैरिंग ऑन बिजनेस एज ए स्टेशनरी मर्चेंट ऑन 1 जनवरी 2016, हिज एसेट एंड लायबिलिटी वेयर एज अंडर। तो अभी ये समझा देता हूँ, यहाँ पे ये एसेट और लाइबिलिटीज की यहाँ पर हमको दी हुई है बेटा, एसेट और लाइबिलिटीज की इसके हमको यहाँ पे दी हुई है। मगर क्यों दी हुई यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी पहले से? क्योंकि ये बिजनेस बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो पिछले साल की एसेट और लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे बेटा, ये एसेट और ये लाइबिलिटी उसने दिया कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल के बारे में भी कुछ रहेगा, मैं बात करूंगा। तो ये कैरी फॉरवर्ड है, इसीलिए उसने वहां पे ये दिया है अपने को, ठीक है। कैपिटल भी आएगा, मैं बताऊंगा। तो ये एसेट, ये लाइबिलिटी पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड है। इसको कैसे लिखते मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ये पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड होकर आए बेटा, उसके बाद आपको लंबी चौड़े या ट्रांजेक्शन की लिस्ट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। 2 ये ना एक, अच्छा बोलेंगे 2 कैसे आ गया? एक नहीं आया, गलती हो गई सर से, 1 2 होना था।
अरे भाई 2 तारीख को क्या 2 ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते क्या, वो इसलिए दो बार 2 लिख रहा है वहां पे, ठीक है। 1 तारीख को ट्रांजेक्शन नहीं हुआ इसलिए नहीं दिख रहा वहां पे, ठीक है। डेट्स है वो दिख रहा है आपको कितने सारे हैं, तो आपके पास भी नोट्स कितने सारे, तो अपने को इसको बहुत वक्त लगने वाला है। इसको एक सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने ही पूरा सेशन लगेगा बेटा। इसके बाद यू विल बी सो एक्सपर्ट इन जर्नल, जर्नल के आप एकदम किंग हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो मगर इसको अभी अपन नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे बेटा, इसको अपने को बहुत वक्त लगने वाला है, ठीक है। मैं आपको पहले से ही कह दूं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ना ऐसा ड्रॉ करना है, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, आप अगर वहां पे लिखोगे तो यहाँ पर आपने उसको ऐसे लिख देना, क्या लिखा है, जर्नल ऑफ मेसर्स, उसके बिजनेस के, किसका बिजनेस, मेसर्स प्यारेलाल, प्यारेलाल जो है उनके बिजनेस का है, मेसर्स, वहां पे बोला प्यारेलाल, ओह फिर नहीं आ रहा स्क्रीन पे, आ जाएगा वेट, हाँ ठीक है। तो ये रहा आपका बेटा, तो इसके यहाँ पे इसका प्यारेलाल का बिजनेस क्या, और अच्छा कौन सी चीज का बिजनेस है बेटा, स्टेशनरी, स्टेशनरी का बिजनेस है। तो अब इसने स्टेशनरी खरीदा तो उसके लिए वो गुड्स होगा, ऐसा सोचना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्यारेलाल का बिजनेस है, तो ऐसा आप लिख लो, और कम से कम 3 पेज ड्रॉ करके रखना, 3 पेज ड्रॉ करना, बहुत एंट्रीज है इसमें, 3-4 पेज लगने वाले, ठीक है, ठीक है। रेडी रहना नेक्स्ट सेशन की, लेकिन इसके बाद आप लेजर में, सॉरी नॉट लेजर, जर्नल में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।